नमस्ते मेरे प्यारे भाई। रेलवे ने एग्जाम लिया आरआरबी टेक्नीशियन 2024 ग्रेड 1 का, और आपकी बहुत डिमांड थी सर हमारा पेपर होने वाला है, आप जल्दी से इसका क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए। है भाई, डिमांड भी आप हमसे ही करते हैं और आप कुछ कहो और हम उस डिमांड को पूरा ना करें, ऐसा हो नहीं सकता अंजलि। तो मेरे भाई, पेपर हुआ था टोटल 4 शिफ्ट में और एक शिफ्ट में मैथ के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस हिसाब से हमारे पास 4 शिफ्ट में टोटल 80 क्वेश्चन है और इसमें एडवांस मैथ और अर्थमेटिक, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स सारे ही चैप्टर आए थे। अब 80 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी हुए हैं, तो मेरे भाई वो रिपीटेड क्वेश्चंस तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, तो मैं हर एक टाइप का एक एक सवाल आपको कराऊंगा। तो 80 क्वेश्चंस ना करके रिपीटेड सवालों को मैंने हटा दिया है। टोटल 43 डिस्टिंक्ट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें मिले हैं सारे चैप्टर से मिला के। तो 43 के 43 क्वेश्चन जिसमें हर टाइप का सवाल इंक्लूडेड है, वो मैं आपको इस एक वीडियो में करवा दूंगा। तो जिन बच्चों का पेपर अभी है टेक्नीशियन का और एनटीपीसी का देना है, ग्रुप डी का देना है, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देना है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। हर एक सवाल को जरूर सॉल्व करके जाना, क्योंकि यही सेम एग्जामिनर जो है जिसने ये सवाल बनाए वो आपके आने वाले पेपर्स को भी सेट करेगा। ऐसी बात नहीं, आप हमारे चैनल पे जाओगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर, रेलवे ने जितने भी पेपर अब तक करवाए, जिनकी भी आंसर की आई है, हमने सॉल्व कराया मेरे भाई। मेहनत की है बच्चों हमने आपके लिए। रेलवे एएलपी का हमने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, अर्थमेटिक एडवांस, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, और आरआरबी जूनियर इंजीनियर का पेपर भी कल मैंने सॉल्व करा दिया है। आप हमारे चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग को सब्सक्राइब कर लो और यहां पे जाकर रेलवे के जितने भी पेपर होंगे सब मैं साथ साथ सॉल्व करवाता रहूंगा, जैसे मेरे पास टाइप होके सवाल आते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से आखिर तक मेरे प्यारे बच्चे। पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। कल उनका जो है निधन हो गया मेरे भाई। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पे सीधा क्लिक करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 आंसर की कंपाइलेशन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, आप पीडीएफ सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी पेपर हो रहे हैं रेलवे के, सभी की पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर की और चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगी। किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, जैसे कल एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया, उसका भी आपको यहां पे नोटिस मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, किसी भी न्यूज से अपडेट जुड़े रहने के लिए। 20 लाख स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लो मेरे दोस्त। तो शुरू करें अब हम बिना किसी देरी के। चलिए, ये वीडियो तो आपको देखनी है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एएलपी, जेई और जो मैंने आरपीएफ एसआई का पेपर सॉल्व करा है उसको भी जरूर करना। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखो, हम आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व कराएंगे, लेकिन मैं मिक्स नहीं करवा रहा, मैंने इनको चैप्टर वाइज कर दिया, तो मैं आपको चैप्टर वाइज बढ़िया सवाल सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले हमारे पास एलजबरा के, और एलजबरा के टोटल 7 क्वेश्चन है बीजगणित के। आइए सवाल नंबर 1, ये बताओ बच्चों क्या आंसर है। सवाल ये है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 277। 2 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 277 है। स्मॉलर ऑफ दीज 2 इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। इन 2 पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को एक्स द्वारा दर्शाया जाता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन एक्स का मान ज्ञात करने के समीकरण के अनुरूप होगा? बहुत बेहतरीन, ये कोई नया सवाल नहीं है। आप हमारी अगर बुक देखोगे रेलवे की, जो रेलवे की प्रैक्टिस बुक है, इसमें सेम टू सेम डिट्टो ये क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है, डिट्टो सेम टू सेम एलजबरा की। जब आप चैप्टर खोलोगे तो उसमें आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, साल बोला है 2 पॉजिटिव लगातार पूर्णांक है, उनका गुणनफल 277 है, छोटा एक्स है। देखिए लगातार पूर्णांक एक एक के गैप पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर छोटा नंबर एक्स है तो अगला नंबर क्या होगा? अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है लगातार x + 1 होगा। और इनकी जो गुणा है, सवाल खुल के कह रहा है कि 277 के बराबर है 277। तो समीकरण क्या बनेगी एक्स का मान निकालने के लिए? समीकरण बनेगी x² प्लस एक्स से कम एक्स, और 277 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, -277 बराबर 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। बताइए, x² प्लस एक्स -277 = 0, डी ऑप्शन। इससे आसान सवाल क्या बन सकता है जमाने में? कुछ भी नहीं।
आइए सवाल नंबर 2, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, इसका आपसे डिस्क्रिमिनांट या हिंदी में विविक्त कर पूछा है। देखिए सवाल बहुत सरल है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनांट मेरे प्यारे भाई, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ये ए बी सी है, तो डिस्क्रिमिनांट होता है मेरे भाई, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट ऑफ इक्वेशन। समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। यहां पे देखेंगे, अगर आप देखो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहा जाता है 7, एक्स का कोफिशिएंट आपका बी कहा जाता है -18, और कांस्टेंट जो है मेरे दोस्तों वो सी आपका -11। आपसे पूछा विविक्त कर या डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -18 है, तो -18 का स्क्वायर 324 -4ac। ए मतलब फर्स्ट टर्म ये 7 हो गया, और सी मतलब माइनस का 11 हो गया जी, ठीक है ना। तो 324 7 चौक 28 गुणा 11 280 प्लस 28 308। तो 324 प्लस 308 कितना आएगा बच्चों? 632। 632 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है ना। तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सवाल में, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। ये बताइए वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 9 और 11 हैं। आपको पता है मेरे भाई, अगर किसी द्विघात समीकरण के आपको मूल पता है या रूट्स पता है, तो आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां पे सारी थ्योरी कंप्लीट डिटेल में बताई गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग वाली हमारी बुक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना भाई, कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, कौन कौन से यहां पे केस बनते हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझाए गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 9 और 11 हैं, तो द्विघात समीकरण क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी मेरे प्यारे भी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स का सम कितना है मेरे भाई? 9 प्लस 11 20x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स की गुणा कितनी है? 9 गुणा 11 99 बराबर क्या आ गया बेटे? 0। ये आ गया एक स्टेप में आंसर। कहां गया? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99, ए ऑप्शन। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। आइए सवाल नंबर आपके सामने 4। ज्यादातर सवाल ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही पूछे इन लोगों ने। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल क्रम से 11/2 और 15/2 है, तो वह समीकरण क्या होगी जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूलों के दुगने होंगे। देखो भाई, किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, यानी कि जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा गुणा बीटा दिया है। अब सवाल में यह पूछा है बताओ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स जो हैं वो डबल होंगे मेरे प्यारे भाई गिवन इक्वेशन के रूट से। देखो हमें रूट्स का मान निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, हमें चाहिए, देखो हमें यह पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स मूलों का योगफल गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मेरे प्यारे भाई। हमें ये कॉन्सेप्ट पता है। आप बोलोगे जी सर ये कॉन्सेप्ट तो मुझे भी पता, इक्वल टू 0 है। अब हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स इस दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डबल हो। अगर रूट्स डबल हो गए तो रूट्स का सम भी डबल हो जाएगा। अगर यहां रूट्स का सम 11/2 है, तो अगर मैंने रूट्स को डबल कर दे तो सम भी डबल हो जाएगा, यानी कि 11। आप बोलोगे हाँ सर। देखो भाई, अगर मैंने हर रूट्स को डबल कर दिया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 4 गुना। भाई अल्फा का मैंने 2 अल्फा कर दिया, बीटा का मैंने 2 बीटा कर दिया, तो प्रोडक्ट तो 4 गुना हो गया ना। 2 दूनी 4 अल्फा बीटा, यानी कि 4 गुणा 15/2 30 हो जाएगा। ठीक है भैया, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 11, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? 30। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 11x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 30 बराबर 0। ये आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, तो सवाल में कुछ था नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, दिमाग में किया जा सकता है बिना कलम उठाए। आइए सवाल है पांचवा कि भाई अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। देखो मेरे भाई काफी सारे तरीके हैं, आपको तो यहां से डायरेक्ट रूट भी पता चल रहे हैं डायरेक्ट, ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करके 24 आए और जोड़ के -11, तो -3 और -8, -3 की -8 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भी क्या आएगा 24 आएगा, जोड़ दूंगा तो क्या आएगा -11 आएगा, लेकिन आपको साइन को पलटना पड़ेगा, माइनस का प्लस, यानी कि ये दो रूट आ गए 3 और 8, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। तो हम ये कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, उसके मूल 3 और 8 है। आपसे पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 9 प्लस 64 कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 73 आंसर है। आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे पर उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, यहां पर 73 एकदम इजी सवाल। आइए दोस्त, ठीक है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको करवा रहा हूं वो ऑलरेडी इस प्रैक्टिस बुक में हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि रेलवे प्रीवियसर नहीं छोड़ने वाला, रेलवे का एग्जामिनर बहुत आलसी है, ठीक है, एक सवाल उसने बना दिया तो कम से कम 100-150 बार वो पूछा जाता है अलग अलग पेपर में। तो प्रीवियसर लगा डालो, रेलवे का एग्जाम फोड़ डालो, प्रीवियसर के क्वेश्चंस आप हमारी इस प्रैक्टिस बुक से लगा सकते हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी भाई, ठीक है। आओ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यस ये अच्छा सवाल है। आपके सामने बच्चों एक इक्वेशन दी हुई है, आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान पूछा है, बताइए क्या आएगा न्यूनतम मान, द्विघात समीकरण है। देखो मेरे प्यारे भाई, मैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बताऊं ना, अगर आपके सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म दी है ax² + bx + c, कोई भी इस तरह का पॉलिनोमियल दिया है, अगर आपके सामने कोई इस तरह का पॉलिनोमियल है, ध्यान सुनिएगा, तो यहां पे दो केस बनते हैं। अगर x का मान 0, सॉरी, अगर a का मान 0 से बड़ा है, यानी कि ये x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमेशा मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी। क्या निकलेगी? मिनिमम वैल्यू। सुनते रहना मेरी बात को बच्चों। लेकिन अगर बच्चों x² का जो कोफिशिएंट है a, अगर ये नेगेटिव है तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही निकलेगी, अधिकतम मान ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप इस पॉलिनोमियल की मिनिमम भी बता दोगे मैक्सिमम भी बता दोगे, ऐसा नहीं है, या तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी भाई या मैक्सिमम निकलेगी बच्चों। तो अगर यहां a > 0 है तो आपसे हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा। जैसे यहां पे x² का कोएफिशिएंट 3 पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, अगर x² का कोएफिशिएंट a नेगेटिव होता तो मैक्सिमम वैल्यू पूछता। और चाहे मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा जाए न्यूनतम मान, चाहे आपसे अधिकतम मान पूछा जाए बच्चों, वो हमेशा x बराबर -b/2a पर आपको मिलेगा। -b/2a वैल्यू पर आपको हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां से देखता हूं, x² कोएफिशिएंट को a कहते हैं, x कोएफिशिएंट को b कहते हैं, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, x बराबर -b/2a। b का मान बच्चों यहां पे 8 है, /2a। a का मान मेरे दोस्तों यहां पर 3 है, 2 चौका 8 -4/3, तो x का मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों -4/3। x बराबर भाई साहब -4/3 पर ये जो होगा एक्सप्रेशन, ये जो पॉलिनोमियल होगा, ये मिनिमम होगा न्यूनतम होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रख दीजिए x की जगह बच्चे -4/3 रख दो, -4/3 रखेंगे तो -8 चौका 32/3 प्लस 14, x की जगह -4/3 रखो तो +3, और -4/3 का स्क्वायर 16/9, ये आ गया ना बच्चे। अब 3 से 9 मेरे दोस्तों आपका 3 बार कट गया, -32/3 प्लस 16/3 कितना आ गया, -16/3 आ गया, और प्लस का 14 आ गया। अब भाई और 14 तिया 42, 42 में से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 26/3 आ गया। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 26/3 है, ये ए ऑप्शन आ गया बच्चों। ठीक है,
3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, 8 सही 2/3 इस सवाल का आंसर है। ये इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी, 8 सही 2/3। मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, इसलिए मैक्सिमम नहीं पूछेगा, वो तो इनफाइनाइट अनंत है। आइए सवाल नंबर है बच्चों 7, करो। मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा 7वां आ गया इतने जल्दी? ये अलजबरा का हमारा आखिरी सवाल हो गया फिर तो। आपके सामने द्विघात समीकरण दी है जहां ए और बी रियल कांस्टेंट हैं, यानी कि ए और बी कांस्टेंट हैं, हैज नो रियल रूट्स। इस द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। तब देखो भाई कॉन्सेप्ट है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का कोई भी रूट रियल नहीं है, यानी कि रूट्स इमेजिनरी हैं, काल्पनिक है, तो तभी पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनांट 0 से कम हो। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से कम यानी कि डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है, तो रूट्स जो होंगे मेरे प्यारे भाई वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। देखिए यहां पर, और सॉरी, यहां पर मेरे प्यारे भाई 3 केस बनते हैं, 3 केस। अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है, ये होता है मेरे भाई, ठीक है ना, ये रूट्स होते हैं अल्फा बीटा माइनस का बी प्लस अंडर डिस्क्रिमिनांट बटा 2 है, बीटा बराबर माइनस का बी माइनस अंडर डिस्क्रिमिनांट बटा 2, ये रूट्स होते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। अब यहां पे 3 केस बनते हैं, ये आपको तीनों केस अच्छे से समझाए हमने कि भाई अगर डिस्क्रिमिनांट 0 है तो दोनों रूट्स जो है मेरे प्यारे भाई क्या होंगे? बराबर होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनांट मेरे दोस्तों 0 से बड़ा है तो यहां पे 2 केस हो सकते हैं, रूट्स या तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। तो यहां जब सवाल में यह बोल दिया कि भाई डिस्क्रिमिनांट रियल नहीं है यानी कि इमेजिनरी है, तो डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू होते है b² माइनस 4ac, 0 से छोटा होगा, यानी कि अल्टीमेटली b² की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, b² की जो वैल्यू है वो 4ac से छोटी होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहां मेरे दोस्तों है भाई, ध्यान सुनना, x² कोएफिशिएंट को हम a कहते हैं, x के कोएफिशिएंट को हम b कहते हैं, और ये आपका कांस्टेंट c होते हैं, वैल्यू रख देंगे मेरे भाई। तो b कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? है भाई x का कोएफिशिएंट -4 है, -4a का स्क्वायर शुड बी लेस देन 4ac, a मतलब x² कोएफिशिएंट 1, और c कितना है मेरे प्यारे भाई आपका यहां से b+1। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है। अच्छा -4a का स्क्वायर हो जाएगा 16a², तो दिस विल बी बिकम 16a²। आप ये कह सकते हैं कि 4 से 4 कट जाएगा, तो 4a² इज लेस देन b+1 ये आएगा। ठीक है ना, 4 से 4 तो कट गया ना, लेकिन ऑप्शन ऐसे हैं नहीं, ऑप्शन में b बताना है, तो बेटा 1 को इधर ले आओ। अब 1 को इधर ले आओ तो 4a² -1 इज लेस देन b, यानी कि मेरे प्यारे भी पता आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ये वाला, सी ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि ये बच्चे फॉर्मूला बन गया, ये तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। 4 स्क्वायर होता है 2a का होल स्क्वायर, तो 2a+1 गुणा 2a-1, इससे ऑलवेज ग्रेटर होगा b। b की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 2a+1 और 2a-1 से बड़ी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक आंसर है। ठीक है, तो घुमा फिरा के लिखा गया, जबकि सवाल इजी ही है, सवाल में कोई दम नहीं है। कर लेंगे बच्चों? चलो इसी के साथ अलजेब्रा के अच्छे क्वेश्चंस हो लिए। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के 3 सवाल ठीक ठाक हैं जो आपको करने चाहिए। सवाल नंबर 8 बताइए बच्चे, सवाल दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को बताओ। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 का क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, सवाल को देख के बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल इतराना नहीं। कॉस ए बटे 1 माइनस टेन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 2 साइन ए माइनस कॉस ए। देखो आप यहां पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल जो है बेसिक से भी जल्दी हो जाएगा। भाई ये क्या है? कॉस ए बटे 1 माइनस टेन ए, तो कॉस ए बटे 1 माइनस टेन का मतलब साइन बटे कॉस, टेन का मतलब साइन बटे कॉस। जब हम यहां से एलसीएम लेंगे, जब यहां से एलसीएम लेंगे तो भैया कॉस की यहां गुणा हो जाएगी, और कॉस गुणा कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर।
तो कॉस स्क्वायर बटे कॉस माइनस साइन, कॉस स्क्वायर बटे कॉस माइनस साइन, ये हो जाएगा ना भाई। कॉस माइनस साइन कॉस के ऊपर गुणा हो जाएगी। शॉर्ट में लिखा करो, कॉस को सी लिखा करो, साइन को एस, ज्यादा इज्जत मत दिया करो। प्लस साइन स्क्वायर बटे साइन माइनस कॉस, ठीक है। और प्लस 2 साइन ए माइनस कॉस है, 2 साइन माइनस कॉस, ये मुझे करना है। बस हो गया मेरा सवाल। आप कहोगे सर कहां हुआ, ये कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है, सेम कर लेते हैं भाई। अगर ये साइन माइनस कॉस को भी अगर मैं कॉस माइनस साइन लिखता हूं तो माइनस हो जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो साइन माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन। और नीचे आप जानते हैं कॉस माइनस साइन, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आप ए माइनस बी से भाग देंगे तो बच्चा बच्चा जानता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी से भाग देंगे तो ए माइनस बी कट जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि कॉस प्लस साइन बचा। यहां से सॉल्व करने पर टटरम बटरम कॉस प्लस साइन बचा, और ये प्लस का 2 साइन और ये माइनस का कॉस, कॉस कॉस कटिंग, साइन प्लस 2 साइन 3 साइन है, आगे आंसर ए ऑप्शन। तो अगर किसी सवाल में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिख रहा है तो वहां वैल्यू पुटिंग की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक से भी होते हैं सवाल, बेसिक को नहीं छोड़ना चाहिए। सवाल नंबर 9 बच्चों, टेन थीटा 8/15 है तो √1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन क्या होगा, ठीक है। वैल्यू रख लेते हैं। हाँ तो सीधा मेरे भाई टेन का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, कर्ण कितना होगा, 17 यहां रख देंगे। रूट ऊपर रूट नीचे, रूट ऊपर रूट नीचे, तो √1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन, साइन थीटा 8/17 बटे 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा 8/17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये तो कट ही जाएगा, 17 17 माइनस 8 9 बटे 17 कम 17 प्लस 8 25, 9/25, 17 तो कट ही जाएगा ना, बटे 17/17 कट ही जाएगा, अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3, 25 का अंडर रूट 5, तो 3/5 आंसर है, 3/5 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आओ सवाल नंबर 10 आपके सामने टेक्नीशियन का। अगर सन का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक पिलर के शेडो की लंबाई 80 मीटर कम हो जाती है। बताओ पिलर की हाइट क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है। बहुत अच्छा सवाल है, देखो फेमस क्वेश्चन है। जैसे मेरे भाई ये एक पिलर है, मान लीजिए कि ये एक पिलर है भाई। अब इस पिलर का जो है जमीन पे क्या बनेगा, शेडो बनेगा सूरज की वजह से। तो जब सूरज का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है तो पिलर की जो शेडो है 80 मीटर कम हो जाती है। अब जैसे यहां सूरज देवता निकल रहे हैं, ठीक है ना, अब उनकी किरण जाएंगी, सूरज की किरण जमीन पे टकराएंगी। तो मेरे भाई सपोज सूरज की किरण यहां जमीन पे टकराई, यहां इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर मान लेते हैं, तो ये छाया बन जाएगी। ये पॉइंट पी हो गया, पिलर का बेस हो गया, तो ये शेडो बन जाएगी पी से ए तक की, ये शेडो बन जाएगी। और ये कब बनेगी, जब सन का एलिवेशन एंगल ये 30 डिग्री का है। लेकिन अगर एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो जाता है तो परछाई 80 मीटर कम हो जाएगा। सूरज देवता यहां पहुंच गए, अब किरण उनकी ऐसे टकरा रही हैं, तो शैडो छोटी हो जाएगी ना भैया। अब आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे ही होगा। तो अब सूरज का एलिवेशन एंगल हो गया 45 डिग्री बढ़ गया, यानी कि यहां पॉइंट बी पर अब सन की किरण टकरा रही है 45 डिग्री। तो अब जो शेडो बनेगी वो केवल इतनी लंबी बनेगी, बी से पी तक कितनी लंबी शेडो है, तो शेडो ए से बी तक कितना 80 मीटर कम हो गई, 80 मीटर जो है शेडो की लंबाई कम हो गई। ये हो गया ए से बी। आपसे पूछा पिलर की हाइट, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सवाल जरूरत से ज्यादा आसान है, बहुत इजी है। जब भी अब देखो कुछ बच्चे तो बेसिक से करते हैं, एच वगैरह मान के, वो नहीं करना। आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल याद होना चाहिए भाई। ये 90 डिग्री आपको पता है, अगर ये 1 है तो 45 डिग्री के सामने ये भी 1 होगा। अब बड़े राइट एंगल में आ जाओ, ये 30 डिग्री के सामने 1 है तो भाई साहब ये तो 60 डिग्री है ना भाई। अगर ये 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, यहां से यहां तक √3 आएगा, √3। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो पूरा 60 है, 60 के सामने √3। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये कितना आएगा बच्चों, √3 - 1। तो सवाल में √3 - 1 की वैल्यू 80 मीटर आ जाएगी। अगर √3 - 1 की वैल्यू 80 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मेरे भाई, √3 - 1 की वैल्यू 80 मीटर है तो 1 की वैल्यू है
80/√3-1। अब हम रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3+1 से गुणा। ऊपर नीचे हम √3+1 से गुणा करेंगे तो नीचे √3+1 √3-1 2 आ जाएगा, 2 से 80 कट जाएगा 40 बार, तो 40 गुणा √3+1 मीटर। ये सवाल आपके सामने आया। पेपर में तो और भी सवाल आए हाइट एंड डिस्टेंस के, पर यही करने लायक है, बाकी को आप कर लोगे, इतने समझदार हर बच्चा है जो फॉर्म भर रहा है। बोलो, आसान है? आसान है। चलिए, चलो, ज्योमेट्री आ गया भाई साहब। अब ज्योमेट्री है ना, अलजबरा खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ज्योमेट्री के 5 सवाल निपटाएंगे, उड़ाएंगे। सवाल नंबर है 11। अच्छे अच्छे सवाल हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में थ्राइस ऑफ एंगल पी बराबर 4 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू बराबर 6 टाइम्स ऑफ एंगल आर है, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। आंसर आपसे पूछा है कि आप ये सवाल नहीं कर सकते। देखो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना है ना मेरे भाई, तो आपको पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बस। अगर मैं यहां से आपसे एंगल पी और एंगल क्यू और ये एंगल आर, ये जो 3 एंगल है, अगर मैं आपसे इनका रेशियो पूछूं तो क्या रेशियो नहीं आ जाएगा? एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर का रेशियो पूछूं तो आप जानते 3, 4 और 6 का एलसीएम 12। ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 12 मान लिया। अगर मैं इसको 12 मान लेता हूं तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ये 4 3 2 आ गया बेटा पी क्यू आर का मान। तो टोटल कितना आएगा? 4 3 7 2 9, और टोटल होता है तीनों एंगल का सम 180। भाई पी प्लस क्यू प्लस आर कितना आएगा? 4 3 7 2 9, 180, यानी कि 20 टाइम्स। अगर 20 गुना है तो 4 की वैल्यू भी 20 गुना 80 आएगी, 3 की वैल्यू भी 20 गुना 60 आएगी, 2 की वैल्यू भी 20 गुना 40 आएगी। तो मेरे भाई साहब ये पी क्यू आर का वैल्यू आगे यहां रख देंगे। 2 पी मतलब 80 दूनी 160, माइनस क्यू, क्यू मतलब 60, 180 160 माइनस 60 100 हो गया, प्लस 3R मतलब 120 आ गया बटे 5। 160 माइनस 60 100, 100 प्लस 120 220, 220 बटे 5 44 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर है 44 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत आसान, जरूरत से ज्यादा आसान, महा आसान। ठीक है ना? आओ, सवाल नंबर है बेटे 12। ये देखे, अरे भगवान, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में एसी बीसी के बराबर है, दो साइड बराबर है एसी बीसी, यानी कि एंगल ए बी इक्वल हो गया। ट्राइंगल एबीसी के दो समान कोणों में से प्रत्येक कोण तीसरे कोण के 2/5 भाग से 9 डिग्री कम है। ईच इक्वल एंगल जो है वो तीसरे एंगल के 2/5 से 9 डिग्री कम है। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा? बोलो। देखो भाई साहब, इस सवाल में भी कोई दम नहीं, एकदम बेसिक सवाल है। मैं बेसिक से ही बता रहा हूं आपको, कोई हवाबाजी नहीं कर रहे। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में एसी बीसी के बराबर है, सी कॉमन है, तो ये हो गया। ये एसी और ये बीसी, सवाल कह रहा जी ये इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, दो साइड बराबर है तो एंगल बराबर है। अगर ये कोण थीटा है तो मेरे बच्चे का ये वाला कोण थीटा होगा कि नहीं होगा? तो ये थीटा थीटा हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि ए और बी बराबर है, बराबर है। तो अगर ए और बी बराबर है, अगर मैं यहां पे बी की जगह भी ए रख दूं तो क्या आ जाएगा? बी की जगह भी अगर ए रख दिया जाता है, बी की जगह भी, तो 2c माइनस 2a हो जाएगा, -3a प्लस ए -2a। 2c माइनस 2a को 2 से भाग करेंगे तो एंगल सी माइनस एंगल ए आ गया, एंगल सी माइनस एंगल ए आ गया। ये मुझसे पूछा है, ठीक है ना? बी की जगह भी आप ए रख दीजिए, 2c माइनस 2a बटे 2, तो एंगल सी माइनस एंगल ए। अब यहां पे पूछा है प्रत्येक समान कोणों में से प्रत्येक कोण तीसरे कोण के 2/5 भाग से 9 डिग्री कम है। यानी कि जो थीटा है मेरे प्यारे भाई, जो थीटा है, ये थर्ड जो कोण बचा सी, थर्ड जो कोण बचा, इसके 2/5 से 9 डिग्री कम है। ये थीटा की वैल्यू है। बोलो, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप?
त्रिभुज के दो समान कोणों में से प्रत्येक कोण तीसरे कोण के 2/5 एंगल सी के 2/5 से 9 डिग्री कम है, ये थीटा की वैल्यू है। तो हमें भैया यहां से थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहां से एंगल सी भी निकाल दूं तो एंगल सी कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, एंगल सी भी निकाल दूं तो इधर आ जाएगा थीटा प्लस 9 और गुणा 5/2। एक सेकेंड, ये आ गया ईच इक्वल एंगल जो है थर्ड एंगल सी के 2/5 से 9 डिग्री कम है, तो एंगल सी इज नथिंग बट थीटा प्लस 9 डिग्री और गुणा 2/5 जब उधर जाएगा तो 5/2। अब तीनों एंगल का सम 180 कर दीजिए, आप कुछ मत करो यहां से, तीनों एंगल का सम 180 कर दो, थीटा प्लस थीटा और ये वाला थीटा प्लस थीटा 2 थीटा प्लस 5 थीटा/2, 2 दूनी 4 5 9 थीटा/2 आएगा, और ये 9 पंजे 45/2 बराबर 180। ठीक है जी, 9 से तो काट ही लेते हैं, 9 और ये 5 और ये 20, तो थीटा प्लस 5 बराबर 40 और 40 माइनस 5 थीटा 35 आ गया। अगर थीटा 35 आ गया मेरे प्यारे भाई, तो ये कितना आएगा भैया, 35 प्लस 9 44/2, 22 पंजे 110 डिग्री, 110 डिग्री आ गया। तो एंगल सी 110 आ गया और थीटा आपका 35 आ गया। 110 में से आप 35 घटाइए तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आंसर है, सवाल का आंसर 75। ओके, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना था भाई। ये थीटा और ये तीसरा एंगल, इन तीनों को मैंने डायरेक्ट जोड़ लिया ये दिमाग में डायरेक्ट, और बराबर 180 कर दिया। थीटा का मान आ गया, थीटा 35 डिग्री है, एंगल सी आपका 110 आ गया, 110 माइनस 35 जो है मेरे भाई आपका 75 डिग्री हो गया। ओके, और शॉर्ट में भी कर सकते हैं पर पेपर में यही समझ आएगा बच्चे को। सवाल नंबर 13, मान लीजिए C1 C2 दो सर्कल है जो बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं, बाहर को एक दूसरे से स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, सॉरी, ठीक है, ना तो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट करते, O1 O2 सेंटर है। AB भी कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट टू द सर्कल, AB कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट है such that PQ are on the point of tangency to C1 C2, अच्छा PQ टेंजेंट है, R be the point of intersection O1 O2 and AB। ठीक है, चलो तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे भाई, उसके बिना समझ नहीं आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो दो सर्कल हो गए जी एक इस तरीके से, इनको चाहे आप नाम दे दीजिए C1 C2, नाम दे दिया। ओके, ना तो ये टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए बी दोनों की ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है, इस प्रकार से ये हो गया ए बी। बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ए बी, अच्छा ए बी ये नहीं बोला है। O1 O2 सेंटर है, इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनका नाम O1 O2 है, तो ये O1 और ये O2, ठीक है, दोनों सर्कल के सेंटर्स बोल दिए। ए बी कॉमन ट्रांसफर टेंजेंट है, जो पी और क्यू आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है ट्रांसफर टेंजेंट, इस सर्कल को पी क्यू पे टच कर रही है, लाइन ए बी है मेरे दोस्तों, ए बी। O1 O2 और ए बी का इंटरसेक्शन पॉइंट आर है, तो हम ये मिला लेते हैं O1 O2, और ये आपकी लाइन जो है ये ए बी हो जाएगी, लाइन ए बी है, और ये टेंजेंट जो पॉइंट है मेरे दोस्तों आपके पी क्यू पर है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये आर है, आर। एंगल PO1R 60, PO1R यानी कि यहां इसको मिला दीजिए, PO1R ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है क्रम से QO2R, तो QO2R यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा गया है, और QRO2, QRO2 और आपसे ये वाला एंगल पूछा गया। ये दोनों एंगल बेसिकली आपसे पूछे गए हैं। अरे भाई यार क्या पूछ रहा है तू, इतने आसान आसान सवाल, डायग्राम बनवा रहा है, ऐसे हवा बना रहा है एग्जामिनर। भाई ये टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री कौन होगा, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90, ये 60 है तो कितना आएगा 30 डिग्री आएगा बच्चों, 90 60 है 30, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, ये तो 90 है ही तो 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि QO2R 60 डिग्री आ गया और दूसरा QRO2 30 डिग्री आ गया, तो 60 30 डिग्री आंसर है, डी ऑप्शन, 60 30 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, आइए
सवाल नंबर आपके सामने 14 है। दो समरूप त्रिभुज हैं एबीसी और एलएमएन। एबीसी का एरिया 25 है, एलएमएन का एरिया 36 है, बीसी 2.5 है, एमएन का परिमाप देखो भाई, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं ये एबीसी एलएमएन, इनके एरिया 25 और एलएनएम का एरिया 36 है, ये एरिया का रेशियो है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? कि साइड के बारे में पूछा है, अंडर रूट होगा, यानी कि त्रिभुज एबीसी और एलएमएन की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 होगा। अब आप मुझे बताइए एमएन की वैल्यू पूछिए, एमएन है और एमएन के करस्पॉन्डिंग साइड बीसी है। अगर मुझे बीसी का मान पता है तो मैं एमएन निकाल लूंगा। तो बीसी यानी कि 5 की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, आधा, तो भैया एमएन की आधा भी वैल्यू भी आधा हो जाएगी, 6 की वैल्यू आधा 3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक है ना, पहले ट्राइंगल एबीसी बाद में ट्राइंगल एलएमएन है, तो उन्हीं की करस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा आगे। सवाल नंबर है 15, ये ज्योमेट्री का आखिरी सवाल हो गया। त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि एबी 5 है, बीसी 4 है, सीए 4.5 है, यानी कि एबीसी की तीनों भुजाएं दी हैं। और ट्राइंगल एक्स वाई जेड एबीसी के सिमिलर है, वाई जेड 8 है, तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड का पेरीमीटर बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर भी एक तरह की लंबाई है, दो सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। आप मुझे बताओ ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसका पेरीमीटर कितना है? एबीसी का तीनों भुजाओं का सम 5, 4, 9 और 4.5, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए 13.5 सेंटीमीटर, 13.5, 5, 4, 9 और 4.5, 13.5 आ गया। अब सवाल में वाई जेड 8 बोला है। अच्छा, वाई जेड के करस्पॉन्डिंग साइड है बीसी, वाई जेड और बीसी करस्पॉन्डिंग साइड है। बीसी कितना है मेरे भाई? 4 सेंटीमीटर, वाई जेड है 8 सेंटीमीटर। आप बताओ साइड डबल हो गई, यानी करस्पॉन्डिंग साइड डबल हो गया मेरे दोस्तों। अगर ट्राइंगल एक्स वाई जेड और एबीसी सिमिलर है और ये करस्पॉन्डिंग साइड वाई जेड बीसी का डबल है, तो पेरीमीटर भी तो एक्स वाई जेड का डबल होगा ट्राइंगल एबीसी से। अगर ट्राइंगल एबीसी का 13.5 है तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड का पेरीमीटर भी दुगना होगा, 13.5 का दुगना 27 आंसर है। एकदम आसान सा सवाल, बहुत इजी, सब बच्चे कर लेंगे। ठीक है भाई, ज्योमेट्री निपट गया, आगे चलेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के भी 7 आपको बेहतरीन सवाल मिलेंगे। देखो भाई यहां मैं आपको YouTube पे तो करवा भी रहा हूं, लेकिन अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन तो वो भी आप फ्री में कर सकते हो भाई। हमारी जो वेबसाइट है, अगर आपको ना पता है, टेस्ट रैंकिंग वेबसाइट पर आप जाओगे जब मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में, तो हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए अलग से आरआरबी एएलपी का, खैर ये पेपर तो हो गया, अभी एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, जेई का पेपर चलो ये भी हो गया, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के देखिए कितने सारे टेस्ट, ये सारे टेस्ट फ्री हैं, ये सारे के सारे टेस्ट बच्चों यहां पर फ्री हैं। आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके ये टेस्ट फ्री में आप कर सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है ना, रेलवे के जितने भी टेस्ट हैं मेरे भाई, एनटीपीसी का भी पेपर होने वाला है, ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, इनके 20-20 टेस्ट फ्री डाल रखे हमने, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है। आप वेबसाइट पे लॉगिन करके या एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीधा फ्री में टेस्ट दे सकते हैं यहां से, रेलवे वाले सभी मेरे भाई। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सवाल यह है कि एक ट्राइंगल के शीर्ष एबीसी के निर्देशांक दिए हैं, पूछा है इसके केंद्रक सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। दुनिया में सबसे आसान है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना। अगर किसी ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, जो तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है उनका एवरेज ले लो। एवरेज मतलब उनको जोड़ के 3 से भाग कर दो। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं ना, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे भाई? जैसे आपको सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो इनको जोड़ो, -5, -4, -9, -9 में 4 जोड़ेंगे -5, -5/3, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा भाई? 7, -5, 2, 2, 5, 7, 7 आ गया, 7/3 जोड़ के 3 से भाग कर दिया। -5/3, 7/3, ये देखो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझको। तो आइए आगे, द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपसे पूछा है के का मान क्या होगा। देखो कई रास्ते हैं, कोलिनियर समझते हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है मेरे भाई कि तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है, ए बी सी।
ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है, संरेखीय बिंदु। अब इसके दो रास्ते हैं। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इस एबीसी ट्रायंगल के एरिया को इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल का एरिया 0 करेंगे। एक तरीका तो वो है, पर मेरा तरीका थोड़ा आसान है कि भाई जो लाइन ए बी का स्लोप होगा वही लाइन जो है आपका ए और सी पता, वही लाइन ए सी का स्लोप होगा। ये सेम ही तो लाइन है। जो लाइन ए बी का स्लोप होगा वही लाइन ए सी का स्लोप होगा। और स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन के, अगर किसी लाइन पर दो पॉइंट x1 y1 x2 y2 है तो लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 बटे बच्चों x2 माइनस x1। दिस इज माई कॉन्सेप्ट। कहां देखो, लाइन ए बी का स्लोप क्या होगा, k में से 1 घटाएंगे k माइनस 1 और 1 में से -5 घटाएंगे 6। अच्छा, लाइन ए सी का स्लोप क्या होगा, -2, क्योंकि ए और सी के मुझे पता है, बी अननोन है। -2 में से 1 घटाएंगे -3 और 4 में से -5 घटाएंगे 9, तो 3 तिया 9, तो k -1 बराबर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 6/3 -2। ये उधर चला गया तो k बराबर आ जाएगा बेटा -1। -1 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए -1। आसान सवाल कुछ भी नहीं है। आइए सवाल नंबर 18। सवाल के अनुसार अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो के का मान क्या है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कम समय में ज्यादा कंटेंट, ज्यादा आउटपुट। जो बच्चे हमारी पिछली वीडियोस देख के गए ना रेलवे के पेपर्स की, डेफिनेटली गारंटी उनको फायदा हुआ होगा। अब पूछ लो जाके कि हमें तो सर डायरेक्ट सवाल मिल गया आपकी वीडियो से पढ़ के, डायरेक्ट। ठीक है भाई, अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, देखो कितना अच्छा सवाल है। ये सवाल तो बेटा मैं रीलों में भी समझा चुका हूं, रील में रेल बना दी ऐसे सवाल की। देखो कभी भी पैरेललोग्राम का सवाल आएगा तो क्या करना है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। अगर हम पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स खींचते हैं तो डायगोनल्स जो है मेरे प्यारे भाई एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये पैरेललोग्राम के डायगोनल पॉइंट ऊपर काट रहे हैं, तो जो लंबाई ये बीओ डीओ और ये एओ ओसी बराबर होगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ऊपर बाइसेक्ट करेंगे समद्विभाजी, यानी कि जो AC का मिड पॉइंट होगा AC का, वही BD का मिड पॉइंट होगा। पॉइंट A और C का मिड पॉइंट, A और C का मिड पॉइंट और B और D का मिड पॉइंट बराबर होगा। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जोड़ के आधा कर दो। भाई जब जोड़ के आधा करके बराबर ही करना है तो जोड़ भी तो बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के आधा करो, मिड पॉइंट आएगा। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ के आधा करो, मिड पॉइंट आएगा। जब जोड़ के आधा करने पर बराबर आ रहा है तो जोड़ भी बराबर होगा। अब मुझे इसे के का मान निकालना है। के क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जोड़ बराबर होना चाहिए। ए सी का कितना है, 1 और 1 2। अगर मैं ए सी का जोड़ता हूं तो 1 और 1 2 हो रहा है, तो यहां पर भी बी का जोड़ 2 होना चाहिए, बी और डी का 4। 4 में क्या जोड़ें कि 2 हो जाए, -2। तो के का जो मान है -2 आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, -2 आंसर रहेगा डी ऑप्शन। बताइए, बिना पेन उठाए हो गया सवाल। ये है स्मार्ट मेथड। और कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो आप घर से करके जाओगे तो समय बचेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर है 19 टेक्नीशियन का। उस पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होंगे जहां ए बी सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, सेंटर 2-3 है और पॉइंट बी 1 4 है। आप मुझे बताओ, ये सर्कल है मेरे प्यारे भी, हालांकि डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, और ये सर्कल का डायमीटर, और ये मेरे दोस्तों आपका सेंटर है ओ। ये डायमीटर ए बी है, तो सेंटर जो होगा, व्यास ए बी का मिड पॉइंट होगा। अभी सेंटर तो आपका 2, -3 दिया है भाई, सेंटर तो आपको 2, -3 दिया है। बी के जो कोऑर्डिनेट है 1, 4 दिए हैं, आपसे ए के वैल्यू पूछे, यानी कि सेंटर जो होगा वो एवरेज होगा, क्योंकि ये ओ जो है ओ ए और ओ बी बराबर होगा, रेडियस एवरेज होगा सेंटर, इन दोनों का एवरेज। अब देखो दो संख्याओं का एवरेज 2 है, अगर एवरेज 2 है तो जोड़ के 4 आना चाहिए, यानी कि अगर ये 1 है तो 3 आएगा भाई, 3 और 1 4, 4 का आधा 2। अगर यहां -3 एवरेज है तो जोड़ के क्या आएगा, -6।
अगर 4 है, 4 में क्या जोड़े, -10, 4 और -10 -6। भाई अगर ये -10 है, -10 में 4 जोड़ेंगे -6, -6 का आधा -3, यानी कि 3 और -10 जो है एक ही कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कुछ भी नहीं था, एकदम लल्लू लाल सवाल। सवाल नंबर 20। ठीक है, आधे सवाल तो हमने कर लिए, आधे और करने हैं। द पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ, ये जो बिंदु हैं ये किसके वर्टेक्स है? 9 0 9 6 -9 6 -9 0 स्क्वायर है। देखो अलग अलग दिख रहा है 6 6, तो मेरे हिसाब से तो रेक्टेंगल है। हालांकि मैं यहाँ पे साइड वगैरह निकाल के भी कर सकता हूं, पर अगर मैं यहाँ पे अगर इसको बना भी लू ना एक्सिस पे, अगर मैं एक्सिस पे भी बना लू तो बड़ा आसान है मेरे लिए बनाना। 9 0 9 0 कहां होगा बेटा? ये सपोज ये पॉइंट आपका 9 0 है, 9,0 और 9 6, ये 9 0 हो गया। इसी के ऊपर ले लेते हैं, यहां पर 9 6 आएगा इसी के ऊपर, क्योंकि एक्स पे 9 चलना है, वाई पे 6। -9 6 -9 6, ये यहां पे आ जाते हैं बेटा, ये आ जाएगा -9 6। ठीक है ना, बिल्कुल यहां -9 6, एक्स कोऑर्डिनेट -9 वाई 6 और -9 0, -9 0 बिल्कुल यहीं आएगा इसके बीच, यहां पे -9 0। ये बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये बनेगा, क्या बनेगा? ये आयत, आयत बनेगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने, ये देखो ये 6 है, ये भी 6 आएगा। ये 9 और -9 18, ये 9 से -9 तक 18, यानी कि रेक्टेंगल है, चारों कोण 90 डिग्री के, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आयत। दिमाग में भी सोच सकते हैं, दिमाग में भी। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 है द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। 3 शीर्ष दिए हैं, इन शीर्षों वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा? एरिया आपसे पूछा है भाई साहब, करो। अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं तो उसके एरिया निकालने के 5-7 तरीके तो हैं ही हैं। फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, फिर ट्रिक भी है बहुत सारी, पर बेस्ट मेथड पता है क्या है? शिफ्टिंग मेथड। कभी भी जिंदगी में एरिया वाला सवाल आए ना, कभी भी, जैसे ट्राइंगल है, मुझे इसका एरिया निकालना है, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है। आप इस ट्राइंगल को ना शिफ्ट करके यहां ले आओ, यहां ओरिजिन पे, यानी कि ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को 0 0 बना लो, किसी भी एक वर्टेक्स के। एरिया निकालना आसान है, किसी भी एक के। जैसे यहां पे -5 7 है, तो इसको 0 0 बनाना है तो 5 कर लो और ये -7 कर लो, यहां 5 कर लो जोड़ लो और ये जो है -7 कर लो, +5 कर लो और बच्चों -7 कर लो। तो एक नया ट्राइंगल बन जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 और -4 -4 और 5 1 आ गया, -5 -7 -12 आ गया। उसके बाद 4 और 5 9 आ गया और 5 -7 -2 आ गया। आपको यह बात समझनी होगी मेरे भाई, यह बात आपको समझनी होगी कि हमने एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को 0 0 बना लिया। कैसे बनाया? -5 में 5 जोड़ूंगा 0, 7 में -7 जोड़ूंगा 0, हर में 5 और -7 कर दिया। चाहे आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, चाहे आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर आएगा। और इसका एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अगर एक वर्टेक्स 0 0 है, 2 वर्टेक्स है, बाहर वालों की गुणा करो -2, अंदर वालों की गुणा करो -12 की 9 में -108, -108, और इनको घटा के आधा कर दीजिए, इनको घटा के आधा कर दीजिए। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, माइनस माइनस प्लस 108 -2 106, 106 का आधा 53 53, तो आ जाएगा 53 स्क्वायर यूनिट। 53 ये रहा, पहला ही ऑप्शन दिख गया मुझे, तो ए 53। बोलिए, आइए बच्चे, सवाल नंबर 22 है, एक चतुर्भुज के शीर्ष 3, 0 4, 5 -1 4 और -2 -1 हैं। आपसे पूछा है उसका एरिया क्या होगा? गजब सवाल, चतुर्भुज का है ना। देखो मान लीजिए जैसे चतुर्भुज है ABCD, 4 वर्टेक्स आपको दिए ABCD, मान लीजिए एरिया आपसे पूछा है उसका, कैसे निकलेगा मेरे भाई? देखो दोस्त,
जैसे मैं आपके सामने चतुर्भुज बना लेता हूं, मैंने आपके सामने चतुर्भुज बना लिया इस तरीके से, और मुझे इसका एरिया निकालना है ए बी सी डी। तो आप इसका एक डायगोनल खींच लो, डायगोनल खींचने से दो ट्राइंगल बन गए, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल बन गया। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आप जोड़ लो, आंसर आ गया। अब दो ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो किसी पॉइंट ए के, मान लो ए के कोऑर्डिनेट हम 0 0 बना लेते हैं, 0 0। ए के कोऑर्डिनेट 0 0 बनाना है तो -3 करना पड़ेगा, ये -3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0, ये -3 करना पड़ेगा, ये -3 करना पड़ेगा। तो आ जाएगा मेरे भाई ए के कोऑर्डिनेट तो आ जाएंगे 0 0, बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे दोस्तों 1,5, सी के आ जाएंगे जी -4 और 4, और डी के आ जाएंगे मेरे प्यारे में -5 और -1। ये ए बी सी डी के निर्देशांक आ गए। तो आपके सामने दो चतुर्भुज हैं, बेसिकली दोनों का एरिया सेम होगा। अब मुझे बताओ एबीसी का एरिया क्या आएगा, एबीसी यानी कि यहां से एबीसी का एरिया क्या आएगा। तो आप कर नहीं सकते क्या एबीसी का एरिया, बाहर वालों के अंदर वालों की गुणा देखो ना, देखिए 1 की 4 में 4, 5 की -4 में -20, इन्हें घटा के आधा कर दीजिए, आ गया मेरे दोस्तों, ये आ गया 24/2 12 आ गया। अब मुझे निकालना है एसीडी, एसीडी का एरिया निकालना है, बी को भूल जाओ, मुझे एसीडी का एरिया निकालना है, एसीडी का। ये देखिए भाई, बाहर वालों की गुणा -4 की -1 में 4, अंदर वालों की गुणा 4 की -5 में -20, फिर इनको घटा के आप आधा कर दीजिए, आधा। ठीक है भाई, तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 + b 24/2, ये भी 12 आ गया, तो 12 जमा 12 आ गया जी 24। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 24 स्क्वायर यूनिट। खत्म। ये एक तरीका है मेरे प्यारे भाई जल्दी से एरिया निकालने का, फटाफट। ठीक है भाई, चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के 5 सवाल उड़ाओ। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 300 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 है, छोटी संख्या क्या होगी भाई। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो संख्या 12 से कटने वाली होनी चाहिए, 12 से एक भी नहीं कट रहा, यानी कि सवाल गलत बनाया। ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत बनाया है बनाने वाले ने, तो इसको गड़बड़ है बेटा। हालांकि सॉल्व होकर आंसर आ रहा होगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 300 है, और एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या होता है, दोनों संख्या गुणा। एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुनी है, यानी कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या जो है 4/9x है, ये मान लीजिए मेरे भाई, ये संख्या आ गई। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर x गुणा 4/9x, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर, ये आ रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे ना सर 4 तिया 12, तो 3 तिया 9 और 9 नाम 8100 बराबर आ जाएगा जी x²। तो ये आ जाएगा 90, x का मान यहां से 90 आ जाएगा, 90। अब x का मान 90 आ गया तो मेरे भाई ये 90 आ गया, और दूसरा आ गया मेरे प्यारे बच्चों 90 का 4/9, 90 का 4/9, दूसरी संख्या 40 आ गई। अब छोटी संख्या इसने 40 आंसर कर दिया। अब आंसर तो हम लोगों का आ गया, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, लेकिन सवाल गलत है। क्या 90 और 40 का एचसीएफ 12 होता है? नहीं होता। क्या 90 और 40 का एलसीएम 300 होता है? नहीं होता। तो सवाल बनाने वाले ने बना दिया, हमने कर भी लिया, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग डाटा सेटिंग। इसका नंबर मिलना चाहिए, गलत है, क्वेश्चन गलत है। हालांकि सॉल्व हो रहा है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर से, इसने कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दी, जबकि ऐसे सवालों में रैंडम वैल्यू नहीं डाल सकते। बताइए इसका मान क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस। निम्नलिखित का मान बताओ। देखो 144 का अंडर रूट 12, 324 का अंडर रूट 18 होता है, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 0.18 आ जाएगा। 676 26 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भी, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भी, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा 2.6। समझ में आया? अच्छा ये माइनस है,
ये माइनस है मेरे भाई, -2.6, ठीक है ना। तो 12 माइनस 2.6 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 9.4, और प्लस 0.18 यानी कि 9.58 इस सवाल का आंसर है। बी ऑप्शन सही है, ये बताइएगा। सवाल नंबर 26, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला और आखिरी पद 20 और 55 है, इसके पदों का योगफल 600 है, तो आपसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स। ये मेरे दोस्तों फर्स्ट टर्म है, ये आखिरी टर्म है। तो आपको पता है अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म पता है, आखिरी टर्म पता है, तो उसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, सभी टर्म्स के सम का फॉर्मूला n/2 a + l। अगर मान लिया कि भैया सीरीज में इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो मैंने n मान लिया, n, ये बन जाएगा कॉन्सेप्ट। अब सम ऑफ टर्म्स यहां पे 600 दिया है, n का मान मुझे निकालना है n/2, a + l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 20 + 55 75। अब 75 से जाएगा मेरे दोस्तों 8 बार, तो n का मान आ जाएगा 16, और 16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16, ठीक है ना। बीच में कोई एक सवाल छूट गया, 24 के बाद ये 26 आ गया ना, 25वां सवाल छूट गया भाई। सवाल नंबर 25, ये बताओ, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 15वां और 28वां टर्म क्रम से समांतर श्रेणी का 208 और 416 है, उसका 49वां टर्म बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे इमोशनल होकर इसमें फॉर्मूले लगाने लगते हैं, जबकि फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है ऐसे सवालों में। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 15वां टर्म 208 है, और उसी समांतर श्रेणी का 28वां जो टर्म है वो आपका 416 है। आपसे पूछा है समांतर श्रेणी का 49वां 49th टर्म क्या होगा। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होती है जिनके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम होता है, जैसे a, अगला a + 2 होगा, फिर इससे a + 2d होगा, a + 3d होगा मेरे भाई, ये है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। अब आप मुझे बताओ 15वां टर्म 208 है, 28वां टर्म जो है 416, तो इनके बीच में कितने कॉमन डिफरेंस आएंगे, 13। 28 और 15 के बीच में कॉमन डिफरेंस 13 बार आ जाएगा, तो 13d बराबर कितना आना चाहिए, 416 और 208 का डिफरेंस 208, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो डायरेक्ट 13 कम 13 7 13 चिंग 78, 16 आ गया कॉमन डिफरेंस। 49वां टर्म, देखो मुझे 49वां टर्म निकालना है, 28वां टर्म मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे 28वां टर्म ऑलरेडी पता है, तो आपको समझना चाहिए कि मुझे 28वें टर्म से 49वें टर्म पे जाना, 21 छलांग आगे लगानी है। 28 जमा 21 49 होता है, यानी कि मुझे 21 बार यहां कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, बस बात खत्म, ये लॉजिक होता है। 28वें टर्म से अगर आपको 49वें टर्म पे जाना है तो 21 छलांग लगानी, 28 + 21 49, 21 बार कॉमन डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा। 28वां टर्म 416। अब कॉमन डिफरेंस मेरे दोस्तों यहां पर कितना है, 16 आ गया, 21 × 16 आ गया भैया, ठीक है। 6 कम 6 6 12, 2 आ गया, ये आंसर है 752, आंसर आ गया। 416 + 21 × 16 कितना आएगा, 320 और 16 336, तो 736 और 16 52, 752 आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई मेरे, कर लोगे। ये 27, when performing the operation how many significant figures should be reported in the result assuming no rounding errors। significant फिगर्स आपसे पूछे भाई, ये एक भयंकर कंसेप्ट है। अगर आप किसी को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता है तो एक बार गूगल पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सर्च करके मेरे दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है 27.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 डिजिट है। आपके सामने लिखा है 36.500, तो डेसिमल के बाद 00 भी काउंट करेंगे, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आपके सामने लिखा है 0.1970, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें,
ठीक है बच्चों, आपके सामने लिखा है सपोज 18,000, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें? दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, समझ में आया? दो सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं बोल रहा हूं लिख नहीं रहा मेरे भाई। आपके सामने लिखा है 0.0831, यहां बच्चे अक्सर गलती करेंगे कि डेसिमल के बाद जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं मानेंगे। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। कंप्लीट डिटेल कॉन्सेप्ट आप देखो इंटरनेट से सर्च करके पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो मैं आपको कल सवाल करा रहा हूं। आपसे पूछा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो भाई 1.23456 से 10 की पावर 3 1000 से गुणा है तो क्या आ जाएगा बेटा? 1234.56। ये 10 का स्क्वायर 100 से गुणा है तो ये आ जाएगा भैया 123.4। 123.4। यहां हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनना, चाहे जोड़ने वाला एक्शन हो चाहे घटाने वाला एक्शन हो। अच्छा, वैसे जोड़ के क्या आ जाएगा? 1357.96 ये आ जाएगा क्या? चाहे जोड़ने वाला एक्शन करें चाहे घटाने वाला एक्शन करें, मिनिमम यहां पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां पे 1 डिजिट है, तो आपको भी डेसिमल के बाद मिनिमम कितने डिजिट है? 1। तो एक्शन परफॉर्म करने के बाद चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आपको डेसिमल के बाद मेरे दोस्तों एक ही डिजिट लेना है। और एक डिजिट लेके अप्रोक्स करूंगा, अगर मैं इसको 1357 एक डिजिट लेके अप्रोक्स करूंगा तो 0.9 करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपके बचेंगे, 5। ठीक है, ये है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, पढ़ा नहीं है, वो इस साल को पेपर में नहीं कर पाए होंगे। 0.00456 को 0.12 से डिवाइड करने पर कितने सिग्निफिकेंट दर्शाने चाहिए? अगर 0.00456 है, मैं इसको डिवाइड करता हूं 0.12 से, तो क्या आएगा भाई? 12 से डिवाइड करो पहले, तो 12 तिया 36 और 9 12 अट्ठे 96, ऊपर 5 डेसिमल नीचे 2 डेसिमल, तो 3 डेसिमल आएंगे 0.038। अब डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट फिगर में ये नहीं काउंट करते तो आ जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। चलो इसके तो बी ऑप्शन। अगला मेंसुरेशन आ गया मेरे प्यार भी। मेंसुरेशन के 4 सवाल हैं, जल्दी से करेंगे। सवाल नंबर 29। एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है जो एक बास्केटबॉल मैच को स्पॉन्सर कर रही है बाय पेंटिंग इट्स लोगो। उसको लोगो को पेंट करना है बास्केटबॉल पे 3 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। देयर आर 2 आइडेंटिकल बास्केटबॉल, 2 आइडेंटिकल बास्केटबॉल हैं जिनका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, जिनको हमें पेंट करना है। तो आपसे पूछा है टोटल कॉस्ट कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बॉल्स फॉर द कंपनी। कंपनी को बॉल पेंट करवाने की कुल कॉस्ट कितनी आएगी? भाई कुछ नहीं है, 2 बास्केटबॉल पेंट करनी है ना, 2। अब बास्केटबॉल क्या होता है? यानी कि एक स्फीयर, और स्फीयर को जब हम पेंट करेंगे तो स्फीयर के सरफेस एरिया को पेंट करेंगे। अगर किसी स्फीयर की रेडियस आर है तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7। अब आप खुद बताओ, अगर व्यास 14 है तो रेडियस तो 7 आ जाएगी ना, इंटू 7 स्क्वायर। ये 2 बास्केटबॉल का टोटल सरफेस एरिया है। इतने एरिया को मुझे पेंट करना है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 3 रुपए है, तो इतने एरिया का खर्चा कितना आएगा? 3 से गुणा। तो भाई 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा, पहली बात तो इकाई अंक देख लेता हूं। 3 सत्ते 21, 1 दूनी 2, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 6 इकाई का अंक आएगा, तो ये नहीं है। उसके बाद बेटा हम यहां पे ये भी देख लेते हैं कि 4, अगर कोई नंबर 4 का मल्टीपल है तो 86, लास्ट 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, ये नहीं कट रहा, यानी कि ये आंसर आएगा। 11 का भी मल्टीपल है, 3 9 12, 6 6 12, 12 12 का डिफरेंस 0, 11 का भी मल्टीपल आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आ जाए। ठीक है, और 4 से कटने वाला भी होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमें ऑप्शन से सवाल को जल्दी करना है। ये देखेंगे, एक घनाभ के 3 आसन फलक हैं, यानी कि 3 एडजेसेंट फेस है, उनके एरिया 260, 104 और 10 है। घनाभ का आयतन कितना है? देखो भाई, कॉन्सेप्ट है इस सवाल में, अगर किसी भी क्यूबॉइड के किसी घनाभ के 3 आसन, 3 समीपवर्ती फलक, 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया दिए, 3 एडजेसेंट फेसिस के अगर आपको एरिया दिए, तो इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वो डायरेक्ट होता है XYZ। अगर 3 एडजेसेंट फेसिस के एरिया
XYZ आपको दें तो डायरेक्ट वॉल्यूम आप निकाल सकते हो √XYZ। ये कॉन्सेप्ट है, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन पूछा है, √260, 260 मतलब 26 गुणा 10 गुणा 104 और गुणा 10 ही आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए भाई, सवाल में मैं कुछ करूंगा ही नहीं। 10 गुणा 10 तो √ तो 10 आएगा ही ना, यानी कि 10 का मल्टीपल तो आएगा ही। एक ही ऑप्शन है 520, मैं क्यों करूंगा मेहनत। ठीक है, और उसके बाद 26 आ रहा है, 104 आ रहा है, 13 का मल्टीपल भी आएगा, वो भी बी ऑप्शन ही है। आइए अगला सवाल है भाई कि एक कोन की रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है, कोन की हाइट 2.8 सेंटीमीटर है, कोन का टोटल सरफेस एरिया। देखो भाई, कोन का टोटल सरफेस एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला होता है πr ब्रैकेट में L+r। ये कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और ध्यान से सुनना, रेडियस और हाइट 7 का मल्टीपल है, एरिया 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का। चलो सारे 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, पहले तो रेडियस 2.1 है, हाइट 2.8 है, स्लांट हाइट क्या होगी। देखो रेडियस है 2.1, सुनना 7 से कट रहे ना, 7 गुणा 0.3, हाइट है 28, 7 गुणा 0.4, तो स्लांट हाइट क्या आएगी बेटा, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, 7 गुणा 0.5, ये 7 का 3 गुना है, 7 का 4 गुना, तो 7 का 5 गुना आएगा, यानी कि स्लांट हाइट जो होगी वो 3.5 होगी। ये बात समझना पहली बात। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया पाई 22/7, रेडियस आपका 2.1 है और L+r यानी कि 3.5 और 2.1, 3.5 और 2.1 आ जाएगा भाई, 3 2 5, 5.6, 5.6 इसका आंसर है। तो भाई 7 8 56.8, तो पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे, तो ये दोनों आंसर नहीं रहे भाई। ठीक है भाई, उसके बाद भी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 6 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर है, यूनिट डिजिट 6 आएगा। खत्म, 36.96। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 32। करो। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले धातु का एक ठोस गोला है, उसको पिघलाकर 64 एक जैसे गोले बनाए जाते हैं। तो बोला है ओरिजिनल गोले के सरफेस एरिया और इस प्रकार बने 5 छोटे गोले के सरफेस एरिया का रेशियो कितना है। जब आपसे रेशियो पूछा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास एक बड़ा सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाया और हमने छोटे छोटे 64 स्फीयर बना दिए, 64। तो हमारे पास एक बड़ा स्फीयर है और इसको पिघला के हमने छोटे छोटे 64 स्फीयर बना दिए। अगर मैं कहता हूं बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 64 है, बड़े स्फीयर का जो वॉल्यूम है मैं मानता हूं 64 है, तो छोटे छोटे जो स्फीयर बने 64 बने, तो हर एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 1 होगा। अगर मैंने मान लिया कि बड़े गोले का आयतन 64 है, हमने इसको पिघला के छोटे छोटे 64 गोले बना दिए, तो हर छोटे गोले का वॉल्यूम 1 होगा। ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा। आप जानते हैं वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस की पावर 3 पर डिपेंड करता है। 64 का क्यूब रूट 4, 1 का क्यूब रूट 1, ये आया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, रेडियस का स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। रेडियस का रेशियो 4:1 है, तो एरिया का रेशियो 16:1 होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया 16 है तो एक छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया 1 है। लेकिन आपको लेना 5 छोटे स्फीयर, तो 5 छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया तो 5 गुना आएगा ना मेरे भाई। तो यानी कि ओरिजिनल गोले का सरफेस एरिया और हमारे 5 छोटे गोले के सरफेस एरिया, इनका जो रेशियो आएगा वो 16:5 आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी। बहुत अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल पूछा है मेरे प्यारे भाई। अगर आप हमारी मेंस्ट्रुएशन की क्लास देखोगे तो कैरेविल पर मैंने सेम क्वेश्चन कराया हुआ भाई, सेम टू सेम। हाँ, थोड़ा डाटा अलग है लेकिन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मैं कोई भी टाइप का सवाल छोड़ता ही नहीं हूं। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, हर बच्चे को एग्जाम में करके जाना चाहिए था पहले से। ठीक है, हो गया मेंस्ट्रुएशन।
अब स्टैटिक्स सांख्यिकी, सांख्यिकी के 4 सवाल हम आपको करवाएंगे। 4 सवाल, ये देखिए सवाल नंबर है 33। हालांकि ये स्टैटिक्स का सवाल नहीं है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, पर मैंने यहीं पे ले लिया है। बताइए, एक स्कूल में 260 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ। 100 एप्पल का जूस पीते हैं, 150 संतरे का जूस पीते हैं और 75 सेब और संतरे दोनों का जूस पीते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो सेब का जूस लेते हैं ना संतरे का? आप बताइए। एक स्कूल में टोटल कितने बालक भाई? 260। 100 तो एप्पल का जूस पीते हैं, 150 ऑरेंज का जूस पीते हैं और बाकी 75 ऐसे हैं बेचारे जिनको कुछ भी दे दो एप्पल और ऑरेंज दोनों का जूस पी लेंगे। तो आप मुझे बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो या तो एप्पल का जूस पीते हैं या ऑरेंज का जूस पीते हैं या दोनों पी लेते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ पीने वाले, या तो एप्पल या ऑरेंज या बोथ। कितने स्टूडेंट है? तो यूनियन का फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे भाई। यूनियन का फॉर्मूला होता है भैया माइनस ए इंटरसेक्शन हो। दिस इज द फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट है। एप्पल पीने वाले बेचारे 100 बच्चे हैं, ऑरेंज पीने वाले 150 बच्चे हैं और दोनों जूस पीने वाले मेरे प्यारे भी 75 बच्चे हैं। तो ये आ जाएगा 175। 175 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी टाइप का कोई जूस इनटेक करते हैं। तो बोला ऐसे कितने बालक हैं मेरे भाई, कितने स्टूडेंट है जो ना तो सेब का जूस लेते हैं ना संतरे का, यानी कि किसी प्रकार के कोई जूस ग्रहण नहीं करते। भाई अगर टोटल 260 है, 260 में से 175 कुछ ना कुछ पीते ही हैं, तो बचे कितने? 60 और 25, 85 स्टूडेंट ऐसे बच गए जिनसे जो मोह माया से दूर हैं, खाली पानी पीते हैं, कोई जूस का इंटेक नहीं करते। बी ऑप्शन आंसर है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए, स्टूडेंट की एक क्लास में 25 को क्रिकेट खेलना पसंद है। 25 भैया दबा के क्रिकेट खेलते हैं। पता नहीं क्रिकेट क्यों खेलते हैं दुनिया, क्रिकेट को तो बैन हो जाना चाहिए। 16 फुटबॉल खेलते हैं। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को दोनों खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद है। दोनों में से हर विद्यार्थी भी कुछ ना कुछ तो जरूर खेलता है। कितने स्टूडेंट को क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है? 25 क्रिकेट खेल रहे हैं, 16 फुटबॉल खेल रहे हैं, दोनों कितने खेलेंगे? हाँ, या हिंदी में गड़बड़ है भाई। 37 स्टूडेंट है, ये 37 होगा बच्चों। 37 बच्चों की क्लास है। अभी 25 उसमें क्रिकेट खेलते हैं, 16 फुटबॉल खेलते हैं और हर खिलाड़ी कोई ना कोई गेम खेलता ही खेलता है। वह कितने को दोनों खेल खेलना पसंद है? तो टोटल है 37 स्टूडेंट यूनियन। 37 में से 25 क्रिकेट खेलते हैं, 16 फुटबॉल खेलते हैं मेरे भाई, और दोनों गेम खेलने वाले क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल दोनों गेम खेलने वाले कितने खिलाड़ी आ जाएंगे बेटा? 25, 16, 41, 41 में से आपको 4 घटाना पड़ेगा, यानी कि 4 बच्चे ऐसे हैं, डी ऑप्शन, जो दोनों ही खेल खेलना पसंद करते हैं। एकदम आसान सवाल, ठीक है जी। आइए सवाल नंबर 35, ये करो। किसी आंकड़े का बहुलक और माध्यिका 26.7 और 71 है। आंकड़े का माध्य यानी कि मीन क्या होगा? देखो भाई साहब, मीन मीडियन मोड, इनमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपको याद है? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस इंटू मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इसे बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। कोई भी 2 वैल्यू देकर आपसे तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। आप किसी डाटा का मोड 26.7 है, तो ये जो मोड है 26.7 है, ठीक है भाई। मीडियन जो है भाई वो आपका 71 है, तो 3 इंटू 71। आपको मीन निकालना है, यानी कि 2 गुणा क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। तो 2 गुणा क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा भाई? 71 का 3 गुना 213 माइनस 26.7, तो इट विल बिकम 2 गुणा क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा भाई? 213 में से पहले आप 13 घटाओ 200, फिर 13 और घटाओ 187, फिर 0.7 और घटाओ यानी कि 186.3। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा भैया 93.15। ये आएगा भाई है।
अब 93.15 नहीं है, अप्रोक्स दिया 93.2, अप्रोक्स दिया है, बी ऑप्शन आंसर है। ठीक है बच्चे, तो ये सवाल में कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। आगे आइए, सवाल नंबर 36 आरआरबी टेक्नीशियन का। बताओ 25 द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस वर गिवन एज 42 एंड 5। 25 आंकड़ों का मीन 42 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। बाद में यह पाया गया कि एक ऑब्जर्वेशन को 10 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया था, जब इसका सही मान 210 था। यानी कि एक ऑब्जर्वेशन को इनकरेक्टली एंटर कर दिया 10 व्हेन इट्स करेक्ट वैल्यू वाज 210। व्हाट वुड हैव बीन द करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? बेहतरीन सवाल भाई, एक नंबर क्वेश्चन। ये एक स्पेशल सवाल है, मैंने जो है पूरा स्टैटिक्स पढ़ाया हुआ है। आप YouTube पे सर्च करना, स्टैटिक्स की वीडियो आ जाएगी, वहां पे आपको मेरे प्यारे भाई ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आप सवाल कैसे कर पाओगे भाई? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 25। उनका मीन बोलते हैं हम एक्स बार 5 है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मेरे? मीन बार 42 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। अब आप खुद बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे एन। ये फॉर्मूला है, लेकिन यहां ये फॉर्मूला लगाना बहुत मुश्किल है। एक और फॉर्मूला है बराबर अंडर रूट ऑफ 1/n सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया? जहां मेरे दोस्तों ये जो एक्स बार है, ये क्या है? ये है मीन, ये आपका मीन है। और मीन कैसे निकालते हैं इन संख्याओं का? ये हो जाएगा मेरे दोस्तों x1 प्लस x2 प्लस कहां तक? xi तक, ठीक है, xn तक बटे n, यानी कि सिग्मा xi बटे n। ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको स्टैटिक्स वाली वीडियो में डिटेल में समझाया, आप यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी बेटा, 4 घंटे में सारे कॉन्सेप्ट समझाएं। तो यहां पर जो मैं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूंगा वो ये वाला इस्तेमाल करूंगा, तो ये सवाल जल्दी होगा मेरे भाई, ठीक है ना? अब यहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे प्यारे दोस्तों दिया हुआ है। कितना स्टैंडर्ड डेविएशन दिया? 5 बराबर अंडर रूट ऑफ एक, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी, n का मान यहां पे 25 है, बटे n यहां पे 25 है, और माइनस एक्स बार कितना है मेरे भाई? 42 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो। जब आप दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये अंडर रूट हट जाएगा। मुश्किल सवाल है भाई, ये नहीं कर पाए होंगे बच्चे सवाल। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25 प्लस 42 का स्क्वायर और गुणा 25 बराबर आ जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा 625 प्लस 42 का होल स्क्वायर, 625 प्लस 42 का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी के स्क्वायर का सम आ गया। 25 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम आ गया, 25 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम ये होगा। लेकिन ये 25 ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम है। बाद में सवाल में ये बोला गया है कि भाई एक ऑब्जर्वेशन को गलती से 10 पढ़ लिया, जबकि इसका सही मान 210 था। यानी कि एक्चुअल गलती से हमने 10 पढ़ लिया, जो सही मान था 210 था। तो पहले अपनी गलती सुधारो। गलती सुधारने के लिए इसमें से 10 का स्क्वायर घटाओ। गलती सुधारने के लिए आप इसमें से 10 का स्क्वायर घटाओ मेरे प्यारे भाई, और आप इसमें 210 का स्क्वायर जोड़ो। ये अब आपकी गलती सुधरी है। समझ में आ रही है बात? ये आ जाएगा मेरे, यानी कि ये करेक्ट है। ये आपका सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू आएगी, करेक्ट वैल्यू। दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ
सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हमको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, ओके। आप बोलोगे यस सर एकदम ओके है। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा ये सिग्मा एक्स है? अच्छा, आप मीन भी गलत आ गया आपका। जब आपने गलत पढ़ लिया डाटा को तो मीन भी गलत आ गया। अब आपसे करेक्ट मीन अगर पूछा जाए, करेक्ट मीन क्या आएगा मेरे भाई? अगर आपसे ये करेक्ट वैल्यू अब आई है, पहले इनकरेक्ट थी, अगर मैं अपनी गलती सुधारता हूं तो करेक्ट मीन क्या होगा? अब बताओ, 25 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो 42 है। हमने एक संख्या को गलती से 10 पढ़ लिया जबकि वो 210 थी। गलती से 10 पढ़ लिया, सही 210 थी। तो गलती सुधारेंगे तो हमें 200 बढ़ाना पड़ेगा, हमें 200 बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, 25 ऑब्जर्वेशन का सम 200 बढ़ेगा तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 8। तो जो करेक्ट मीन होगा वो 50 आएगा, 50। करेक्ट मीन आपका 50 आएगा। आपसे पूछा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा है, तो ये वैल्यू मेरे दोस्तों आपको यहां रखनी पड़ेंगी। या फिर से ये वैल्यू आपको यहां पे रखनी पड़ेंगी मेरे भाई, ठीक है ना? यहां रखो मेरे दोस्तों। क्या मैं यहां पे कुछ शॉर्ट कैलकुलेशन कर पा रहा हूं? ये 625 माइनस 100, ये तो 525 हो गया। अब 42 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर, ठीक है ना? 42 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा? चलो ये ऐसी रहने देते हैं। अगर यहां पे 42 पंजे भी कर दें तो भी इससे कुछ फायदा है नहीं, ठीक है ना? ऐसी रहने देते हैं। चलो अब इसको अगर मैं यहां वैल्यू रख दो मेरे भाई, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर की करेक्ट वैल्यू यहां वैल्यू रख देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या आ जाएगा वैल्यू रखने पर? क्या आ जाएगा दोस्त? ठीक है, माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी करना है, माइनस 50 का स्क्वायर भी करना है आपको। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 625 इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 25 से। वेरी वेरी भयंकर क्वेश्चन। 25 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन। एन का मान यहां पे 25 है। तो 625 माइनस 100 525, 525 को 25 से भाग करेंगे 21 आ जाएगा प्लस ये 210 स्क्वायर है। 210 स्क्वायर बटे 25 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 5 स्क्वायर। 210 स्क्वायर बटे 25 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 210 बटे 5, 42 का होल स्क्वायर और माइनस ये प्लस आ गया 42 स्क्वायर बटे 25। 42 स्क्वायर बटे 25 आप बोलोगे हाँ सर। माइनस एक्स बार कितना है? 50 का होल स्क्वायर। माइनस एक्स बार है 50 का होल स्क्वायर। ये आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ तो दिख रही है मुझे। एक्स बार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस, क्योंकि आ नहीं रहा बेटा, मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, कर दी ना मैंने गड़बड़, तभी तो कहें आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा। यस, देखो भाई ये आपका करेक्ट है, ये है मेरे भाई, ये है आपका सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है ना? 25 प्लस 42 का स्क्वायर बटे 25, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं मेरे दोस्तों। 25, अरे सॉरी, 25 प्लस 42 का स्क्वायर गुणा 25, ये आपका इनकरेक्ट है। अगर मैं गलती सुधारूंगा तो यहां पे एक डाटा को मैंने 10 की सही मान 210 था, मैंने गलती से 10 पढ़ लिया। तो गलती सुधारो, पहले 10 स्क्वायर हटाओ फिर 210 का स्क्वायर जोड़ो। ये करेक्ट आ गया मेरे दोस्तों सभी डाटा के स्क्वायर का सम, ठीक है ना? ये एक्स आई स्क्वायर है। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, ये करेक्ट निकालना है तो बटे एन, इसको बटे 25 करना पड़ेगा। और भाई जब आप इसको बटे 25 करोगे तो आप यहां से डायरेक्ट देखो ना, आप यहां से डायरेक्ट देखो, इस डाटा को 25 से भाग करेंगे, 25 से 25 कट जाएगा तो आ जाएगा 25 प्लस 42 का होल स्क्वायर, ठीक है? यहां इसको 25 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो माइनस 100 बटे 25 माइनस का 4, और 210 स्क्वायर बटे 25, 210 स्क्वायर बटे 25 यानी कि 42 का स्क्वायर, और माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार आपका 50 है भाई, 50 का होल स्क्वायर ये आया। ये आना चाहिए एक्स बार आपका 50 है, 50 का होल स्क्वायर। तो मैंने ना 25 से भाग के स्मार्ट तरीके से यहां इसको भाग कर लिया और इसको अलग भाग कर लिया। अब आप मुझे बताओ
210 स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर, 210 बटे 5 डायरेक्ट 42 कर, 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर आएगा 64, 42 60 अभी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 34, 1764 आप बोलोगे हाँ सर, 1764 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1764 प्लस 1764 कितना आ जाएगा? ये 1764 प्लस 1764 3528 हो गया। 34 और 128 3528, और 3528 में से आप 2500 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 1028 आ गया। और ये 25 माइनस 4 क्या आ गया? 21 आ गया। 1028 प्लस 21 करेंगे तो 1049 आ जाएगा मेरे भाई, 1049 अंडर रूट। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, इसका सही आंसर होना चाहिए। देख लो कितना भयंकर सवाल है। तो भाई काफी भयंकर सवाल है मेरे प्यारे भाई, इसलिए शायद इस सवाल को पेपर में बच्चों ने सबसे कम सही किया है। सवाल तगड़ा है। अब हम आगे चलेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी के टोटल 7 क्वेश्चन है, यानी कि हर शिफ्ट में 2-2 सवाल प्रोबेबिलिटी के आए थे। और टेक्नीशियन के हर ग्रेड के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का सवाल आता ही आता है। एनटीपीसी में भी आता है, ग्रुप डी में भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आता है, तो करेंगे। लेकिन बेसिक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के यहां पर आते हैं। If an event has odds in favor 4:5, then the probability that the event will not occur. यदि किसी घटना के घटित होने का अनुकूल संयोग अनुपात 4:5 है, तो इस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो समझो, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट क्या होता है? ऑड्स इन फेवर का मतलब यह है, क्या बोला है? इफ एन इवेंट हैज ऑड्स इन फेवर 4:5, यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर टोटल 9 पॉसिबिलिटी है इवेंट की, टोटल 9, तो 9 में से 4 आपके फेवर में है और 4 आपके फेवर में नहीं है, ये मतलब है। अगर ऑड्स इन फेवर बोला है यहां पर, तो अगर टोटल मेरे दोस्तों 9 आउटकम्स है, तो 9 में से 4 फेवर में है। आपसे पूछा क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट नहीं होगा, तो 5 मेरे दोस्तों आउटकम्स ऐसे होंगे कि ये इवेंट नहीं हो पाएगा। तो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है मेरे प्यारे भी, घटना ना होने की 5/9 है। समझ में आया? ये मीनिंग होता है ऑड्स इन फेवर। अगर आपसे सवाल में बोलता ऑड्स इन अगेंस्ट, ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब टोटल अगर 9 आउटकम्स है, 4 ऐसे हैं जो अगेंस्ट में है, यानी कि इवेंट नहीं होगा, और 5 मेरे दोस्तों फेवर में है। समझ में आया? ये इसका मीनिंग होता है। तो पहले मीनिंग पता होना चाहिए, तब सवाल कर पाओगे। ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट। पीए 4 है, पीबी 0.6 है, पीए और बी। और का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन। और का मतलब होता है बेसिकली यूनियन, ठीक है ना मेरे भाई? इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेसिकली कॉमन, तो ये टेक्निकल वर्ड है। और पीए यूनियन बी सभी को पता है, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी, इस सभी को पता है। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें पता है, लेकिन यह बात आपको जाननी होगी कि अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी कि ए और बी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए गुणा पी बी होगा, पी ए मल्टीप्लाई पी बी होगा। यह बात आपको समझनी है। तो यहां से पी ए कितना है जी? 0.4, पी बी कितना है? 0.6, माइनस पी इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 0.4 गुणा 0.6। तो एक में से 0.4 0.6 एक हो गया, एक में से 0.24 घटाएंगे तो 0.76 आ जाएगा। 0.76 ये वाला आंसर है, ठीक है। आ गया ये। एक थैले में 1 से 42 तक की संख्या वाली गेंद है। इन गेंदों में से एक गेंद रेंडमली निकाली जाती है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसकी संख्या 7 या 8 का मल्टीपल है? बहुत बढ़िया। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स। अगर हमारे पास एक थैले में गेंद जिनमें 1 से लेकर 42 तक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 42 बॉल्स हैं, अगर मैं मेरे भाई अगर मैं इसमें से बॉल्स निकालता हूं तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 1 से लेकर 42 तक आ सकता है नंबर टोटल, यानी कि टोटल आउटकम्स कितने? 42। लेकिन हमको चाहिए बताओ कितनी क्या प्रोबेबिलिटी कि नंबर 7 के मल्टीपल है 8 के, यानी कि 7 का मल्टीपल या तो 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 35 होगा, 42 होगा। ये 7 के मल्टीपल आ सकते हैं। 8 के क्या आ सकते हैं? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा।
अलग अलग हैं सब, यानी कि ये मेरे फेवरेबल आउटकम है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टोटल 42 नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें से मेरे जो डिजायर्ड आउटकम है वो 11 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 11/42। ये आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है भाई मेरे। ये बताओ, द ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, किसी घटना के ना होने की संभावना। देखो यहां पे अगेंस्ट शब्द आ गया ना, अगेंस्ट का मतलब है कि घटना अगर टोटल आउटकम्स 11 हैं तो 11 में से 7 फेवर में नहीं है। ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इवेंट, यानी कि टोटल अगर, ध्यान से फेवर आ गया, टोटल अगर 13 आउटकम्स हैं तो 13 में से 8 फेवर में हैं, 5 फेवर में नहीं है। यहां बोला है ऑड्स अगेंस्ट, यानी कि टोटल अगर 11 आउटकम्स है तो 11 में से 7 अगेंस्ट है और 4 मेरे दोस्तों पॉसिबल आउटकम्स हैं, फेवर में है। ये मीनिंग हुआ। ठीक है जी, बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट विल हैपन, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इवेंट विल हैपन। अब आप सोचो, एटलीस्ट, सॉरी, क्या प्रायिकता होगी, कम से कम एक इवेंट तो होगा ही होगा। एटलीस्ट वन इवेंट विल हैपन, इसका मतलब हो जाएगा 1 माइनस नो इवेंट हैपन। यानी कि अगर देखो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अगर 1 में से किसी भी इवेंट के ना होने की प्रायिकता को मैं घटा दूं, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रायिकता को मैं घटा दूं, तो घटाने से क्या आएगा, किसी के भी ना होने की प्रायिकता को घटा दूंगा 1 में से, तो क्या बचे, कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी, या तो कम से कम एक या दोनों हो जाएं। अब आप मुझे बताओ, ए के ना हो, अब आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, 1 माइनस नो इवेंट हैपन का मतलब मेरे दोस्तों ना तो ए होता है और ना ही मेरे प्यारे भाई यहां से बी होता है। मैंने इवेंट को ए और बी नाम दे दिया सपोज, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है मेरे प्यारे भाई यहां पर, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आप मुझे बताइए मेरे प्यारे भाई, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ए के अगेंस्ट में कितने ऑड है मेरे प्यारे भाई, और द ऑड अगेंस्ट, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दी यहां पर, हाँ सी सही तो लिखा है। ऑड अगेंस्ट कितने मेरे प्यारे भाई, 7 आउट ऑफ टोटल 11। बी के अगेंस्ट कितने, अगर टोटल 8 5 13 हैं तो 13 में से बी के अगेंस्ट हैं जी 5, 5/13। क्या आ जाएगा भैया, 1 माइनस 7 पंजे 35/143। तो 143 में से 35 घटाएंगे 108, तो 108/143 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ये डी है। क्या बढ़िया सवाल है भाई साहब, अच्छा सवाल पूछ रहा है आजकल रेलवे वाला मेरा भाई। ये बताइए 41वां, एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है, ठीक 5 बार टेल पट आने की प्रायिकता क्या होगी भाई साहब। एक सिक्के को जब हम 8 बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे, एक बार उछालेंगे तो 2 आउटकम होंगे, एक बार उछालेंगे हेड टेल, 2 बार उछालेंगे 2 की पावर 2, 3 बार उछालेंगे 2 की पावर 3, 4 बार उछालेंगे 2 की पावर 4। अगर एक सिक्के को 8 बार उछाला है तो टोटल आउटकम होंगे मेरे भाई 2 की पावर 8। पूछा है ठीक 5 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने 8 बार सिक्का उछाला और 8 में से हमें 5 बार टेल चाहिए, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने, 8C5, और 8C5 कितना होता है मेरे प्यारे भी, 8C3 के बराबर। और 8C3 का मतलब 8 गुणा 7 गुणा 6 बटे 3 गुणा 2 गुणा 1। मेरे भाई 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 56, 56। तो 56 आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 56 में 8 आता है ना, 56 मतलब 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और नीचे 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8। ठीक है भाई, तो 2 की पावर 3 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 2 की पावर 5, यानी कि 32, 7/32 आ जाएगा। और ये अप्रोक्स में दिया हुआ मेरे भाई डिवाइड करके 7/32 क्या आ जाएगा बेटा, देखो 1/32 जो होता है ना वो होता है 0.03125।
1/16 होता है 0.625 और ये उसका आधा है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1/, मेरे प्यारे भाई 32। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब हमें इसमें गुणा करनी है। अब जैसे ही आप इसमें गुणा करोगे मेरे प्यारे भाई, 1/16 0.0625, 1/32 0.03125, 7/32 क्या आएगा गुणा करने पर 21.21875, यानी कि मेरे भाई अप्रोक्स 0.22 हो गया। ए ऑप्शन सही है। बोलो 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 बोलो, सही है ना। 0.3125 का 7 गुना, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 0.21875, और इसको अप्रोक्स करके लिखा इन्होंने 0.22। तगड़ा सवाल है भाई साहब, सही सही क्वेश्चन पूछे हैं प्रोबेबिलिटी के। चलिए मजा आ रहा है करने में। सवाल नंबर 42, एक स्टूडेंट के गणित में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, गणित फिजिक्स दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 13/36 है, कम से कम एक एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिजिक्स को पास कर लेगा। बहुत बढ़िया, देखो गणित मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी, मैथ एंड फिजिक्स दोनों में 13/36 है। कम से कम एक सब्जेक्ट, कम से कम का मतलब होता है यूनियन, या तो मैथ में पास है या फिजिक्स में पास है या दोनों में पास है, इसे बोलते हैं कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, या तो मैथ में पास या फिजिक्स में या दोनों में पास। तो फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो यार ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया ना, ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया ना। मैं यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, फिजिक्स मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ये आ जाएगा। केवल आपको यहां पर वैल्यू रखने, तो बहुत बेसिक फॉर्मूले पे सवाल आया। यूनियन कितना बोला है भाई, 5/6, मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन मार्क, और इंटरसेक्शन दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 13/36 है। ये इधर आएगा। तो 36 तो एलसीएम ले लेते हैं, 6×4 = 36 का, 6×6 = 36, 6×5 = 30, 4 नाम 36, 3 नाम 27, -13 इधर आएगा तो +13, 30 - 27 3, 3 और 13 16/36 आ गया भैया, और 16/36 चला जाएगा 4 से, 4 चौक 16, 4 नाम 36, यानी कि 4/9, ये वाला आंसर आ गया, बी ऑप्शन 4/9। आसान सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे भाई। आइए 43, ये 43 लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, खत्म। देख लो कितना डेडिकेशन है। एएलपी हमने सॉल्व कराया, टेक्नीशियन हमने सॉल्व कराया, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हमने सॉल्व कराया, जेई जूनियर इंजीनियर का पेपर हमने सॉल्व कराया। और ऐसा नहीं कि 10-10 सवाल करा के हाँ कि यही है भैया यही कर लो, उससे नहीं सीख सकता बच्चा। अगर 80 सवाल आए तो आप ये मानिए मैंने आधे से ज्यादा सवाल आपको सॉल्व कराए। हाँ, एक ही सवाल जो 2-2 बार पूछा गया, जो रिपीट हुआ, उसको मैंने हटा दिया है। अब आपको अपनी तरफ से कम गणित सब्जेक्ट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काश ऐसी टीचर आपके पास जीएस के भी होते, जो साथ साथ जीएस का भी ऐसे कर पाते हैं, और भी सब्जेक्ट के होते तो कितना बढ़िया होता। अभी रेलवे का पेपर होगा, हर पेपर को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल पे आना है, वीडियोस को देखना है, फायदा उठाना है, पढ़ना है, नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बनाओ, और कमेंट जरूर करिएगा। लास्ट सवाल करा रहा हूं, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, खाए पिए बिना बिल्कुल भूखा पेट जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोपहर में आपके लिए, तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करना और शेयर जरूर करना मेरे प्यारे भाई इस वीडियो को। 2 डाइस फेंके जाते हैं, 1 से नहीं, 2 डाइस दोनों पे 1 से 6 तक लिखा हुआ है, नंबरिंग 1 से 6 तक है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ए सम ऑफ 8, सम के रूप में 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या। अगर 2 डाइस फेंके जाते तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर। एक डाइस पे 1 से 6 तक नंबर है, 2 डाइस फेंके जाते तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर। ये टोटल आउटकम है, टोटल। आपसे पूछा व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्विंग ए सम ऑफ 8, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो 8 कैसे आएगा, 1 और 7, लेकिन 1 और 7 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 7 तो लिखा ही नहीं होता डाइस पे। तो ये आ सकता है कि 2 और 6 आ जाए, 3 5 आ जाए, 4 4 आ जाए, ठीक है।
यानी कि पहले डाइस पे 2 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, पहले पे 3 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, यहां दोनों पे 4 आ गया। लेकिन यह भी तो हो सकता है पहले डाइस पे 5 आए, दूसरे डाइस पे 3 आए। अलग अलग केस है भाई। पहले डाइस पे मेरे प्यारे भाई 5 आना, दूसरे पे 3 आना, और उल्टा पहले पे 3 आना, दूसरे पे 5 आना, दोनों अलग अलग आउटकम्स हैं। या फिर पहले पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, तब भी तो 8 हो जाएगा। यानी कि ये टोटल 5 फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे, 5 डिजायर्ड आउटकम्स बनेंगे मेरे प्यारे भाई। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी मेरे भाई वो आएगी 5/6 का स्क्वायर 36। 5/36 इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, क्या आपको यह सवाल समझ में आ गया? बेहतरीन लेवल का सवाल था, और इसी के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1 घंटे 40 मिनट की होगी ये वीडियो लगभग है। 40 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो अभी कंपैरेटिवली पुराने पेपर हुए उनसे ज्यादा बेहतर सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको समझ में आया, हमारा मेहनत और डेडिकेशन आपको दिखता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए सीधा मैंने आपको कंटेंट डिलीवर किया है। ऐसी क्वालिटी वाली वीडियोस इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी। ठीक है भाई, बाय।